नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और इनफोकस के आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आईयूसीएन ट्रैफिक रिपोर्ट के विषय में। आईयूसीएन ट्रैफिक रिपोर्ट, जिसका नाम है अफ्रीकन एंड एशियन राइनोसोरस स्टेटस कंजर्वेशन एंड ट्रेड, यानी कि अफ्रीकी और एशियाई गैंडे की स्थिति, संरक्षण और व्यापार। इस रिपोर्ट के संदर्भ में बात करेंगे हम और विस्तार से जानेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत और नेपाल में जो भारतीय गैंडा है उसके संरक्षण की स्थिति बेहतर हुई है, और न सिर्फ इसके संरक्षण की स्थिति बेहतर हुई है बल्कि इसकी संख्या में इजाफा हुआ है। कौन से वो प्रमुख कारण हैं भारतीय गैंडे के संदर्भ में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, इनके संरक्षण की स्थिति पर नजर डालेंगे। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं, इन सभी पक्षों को आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं आईयूसीएन ट्रैफिक रिपोर्ट के आलोक में ही। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन और ट्रैफिक, इनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। आपको पता है कि आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कैसी संस्था है, तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इसी संस्था के द्वारा जो कि पर्यावरण, वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करती है। एक तो आईयूसीएन होगा और दूसरा ट्रैफिक हो गया। यानी कि ट्रैफिक क्या है, तो ये आईयूसीएन और WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन दोनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये वन्य जीवों के अवैध व्यापार की निगरानी का काम करता है। तो एक हो गया आपका आईयूसीएन और दूसरा हो गया आपका ट्रैफिक, जो कि वन्य जीवों के अवैध व्यापार की निगरानी का काम करता है। इन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट जो साइट्स है यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ, अब आप कह सकते हैं वाइल्ड फाउना और फ्लोरा, दोनों के लिए, यानी कि जो विलुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संधि है उसके लिए ही, उसी के द्वारा ये कहा गया है इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो अब इसमें यह बताया गया है इस रिपोर्ट में कि जो भारत है और नेपाल है, यहां पर गैंडों की सुरक्षा में बेहतर मॉनिटरिंग हुई है और साथ साथ जो निगरानी प्रयास हुए हैं ये भी बेहतर हुए हैं, और इसी का परिणाम है कि इन दोनों ही देशों में गैंडों के संरक्षण की स्थिति ठीक हुई है। मॉनिटरिंग की बात करें तो यानी कि निगरानी, यानी गैंडों की संख्या कितनी है, उनके स्वास्थ्य का स्थिति क्या है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उनका मूवमेंट क्या है, इन सारी चीजों पर नजर रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना। और सर्विलांस का मतलब है तकनीकी के माध्यम से, यानी विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, जिसमें कि आधुनिक उपकरणों में आपके ड्रोन हो सकते हैं, सीसीटीवी कैमराज हो सकते हैं, या इस सीसीटीवी कैमराज का पूरा जो जाल होता है, और पेट्रोलिंग के जरिए, इन सारी चीजों के जरिए जंगलों में गैंडों के क्षेत्रों में जहां पर ये पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा करना। तो इन दोनों ही कंडीशन में, आप चाहे सर्विलांस कह लें, निगरानी के प्रयास कह लें, या मॉनिटरिंग कह लें, इन दोनों ही देशों में एक उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है, अच्छा प्रयास देखने को मिला है। रिपोर्ट कह रही है कि इन प्रयासों से क्या हुआ है, तो इनकी जो पोचिंग होती थी, पोचिंग का मतलब होता है इनका शिकार, अवैध शिकार। आप जानते हैं कि किसी भी संरक्षित क्षेत्र में अगर किसी प्रजाति को आप मारते हैं तो वो अवैध शिकार होता है। अब उसको पकड़ते हैं, मारते हैं या उसका व्यापार करते हैं तो ये कानूनन अपराध होता है। तो जो पोचिंग की घटना होती है उन घटनाओं को काफी कम किया है इन दोनों ही देशों ने। अब इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें। जिसके ऊपर यह चर्चा केंद्रित है उसके विषय में थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है। अब देखिए, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो गैंडा प्रजातियों की मौजूदा स्थिति है, उनके संरक्षण के प्रयास हैं, उनका जो अवैध शिकार है, जो कोचिंग से जुड़े खतरे हैं, उसका आकलन करना इस रिपोर्ट का मुख्य रूप से उद्देश्य है। जैसे भारत में आप देखेंगे टाइगर के लिए जो सेंसस होता है, टाइगर सेंसस होता है, वैसे ही ये रिपोर्ट भी गैंडा आबादी की सुरक्षा की स्थिति का एक दस्तावेज है। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस आप समझ जाइए। अब देखिए, इसकी बात अगर करेंगे, एक सींग वाले गैंडे की बात करेंगे, यानी कि ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की अगर बात करेंगे, तो सामान्य रूप से इसको भारतीय गैंडे के नाम से आप जानते हैं, यानी कि एक सींग वाला गैंडा या भारतीय गैंडा इसको कहा जाता है। आप जानते हैं कि अगर गैंडे की बात करेंगे तो काला गैंडा भी होता है, सफेद गैंडा भी होता है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जावा और साथ साथ सुमात्रा। तो जावन जो गैंडा होता है और सुमात्रा का गैंडा होता है, इस तरह से ये चार अन्य भी होते हैं। इसके अलावा व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट तो होता ही है। तो ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा जावा और सुमात्रा होते हैं और उसके बाद एक भारतीय गैंडा है। तो मुख्य रूप से 5 इनकी श्रेणियां हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, अगर ब्लैक गैंडे की बात करेंगे तो ब्लैक गैंडा मूल रूप से कहां होता है, तो ये उत्तर और दक्षिण अफ्रीका का मूल होता है और ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में सम्मिलित है। इसी तरह से अगर व्हाइट राइनो की बात करें, अर्थात सफेद गैंडे की बात करें, तो ये भी नियर थ्रेटेंड श्रेणी में आता है और ये कहां पाया जाता है, तो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका का मूल ये माना जाता है। इसी तरह से जावा और आपका
सुमात्रा, ये दोनों भी जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही हैं। सुमात्रा अगर जो राइनो है उसकी संख्या की आप बात करेंगे तब तो तकरीबन इनकी संख्या 80 ही बची है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हम जिस गैंडे की बात कर रहे हैं ये एक अन्य श्रेणी है जिसको हम भारतीय गैंडा कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो राइनोसोरस यूनिकॉर्निस इसका साइंटिफिक नाम है। अब एशियाई जो ये गैंडा है, इन गैंडों में आप देखेंगे ये सबसे बड़ा है, आकार में अफ्रीकी सफेद गैंडे से भी बड़ा माना जाता है, लेकिन फिलहाल आप उसके बराबर या उससे बड़ा इसको मान सकते हैं। अब इसके वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहां पाया जाता है तो भारत और नेपाल में जो हिमालय की तलहटी है वहीं पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है ये बेसिकली जो दलदलीय क्षेत्र होता है आप कह सकते हैं, या तराई क्षेत्र विशेष रूप में आप कह सकते हैं, तो वहां पर ये पाया जाता है। अगर ये माना जाता है कि प्रारंभ में, अतीत में यानी पहले, ये गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में, विशिष्ट रूप से ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी की घाटी में जो बाढ़ के मैदान होते थे और जंगल होते थे उनमें इनका विस्तार था, ये फैले थे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो भारत और नेपाल में जो हिमालय की तलहटी है वहीं पर ये पाए जाते हैं। सबसे अधिक संख्या इनकी अगर आप देखेंगे तो असम में, भारत में देखेंगे असम में भी कहां पर सब सर्वाधिक पाए जाते हैं तो ये काजीरंगा में, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर सर्वाधिक इनकी संख्या पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप अन्य भी दो जगह हैं जहां पर विशेष रूप से पाए जाते हैं, काजीरंगा के अलावा अगर आप देखें तो पवितोरा वन्यजीव जो अभयारण्य है असम में ही है, वहां पाए जाते हैं, और साथ साथ जल्दापड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, वहां भी ये पाए जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक संख्या की अगर बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या लगभग 2401 है, तो सर्वाधिक है, लगभग 70% यहीं पाया जा रहा है। अब देखिए इनकी जो प्रजाति है, कैसी प्रजाति है तो अर्धजलीय प्रजाति है, यानी कि दलदली क्षेत्रों में, नदी के जो छिछले जल होते हैं वहां पर अक्सर दिखाई देते हैं। और ये सामान्य रूप से इसका जो स्वभाव होता है ये एकांत में रहना पसंद करता है। जंगल हो गया, नदी के किनारे हो गया, खनिज लवण जहां पाए जाते हैं वैसे क्षेत्रों में निवास करता है। आमतौर पर एकाकी स्वभाव इसका होता है, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, विशेष रूप से जो मादाएं होती हैं, वो ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। अब ये देखेंगे इसका वजन आप जानते हैं कि 2200 किलोग्राम तक होता है। सींग 8 से 25 इंच होती है, जो इसकी सींग आपको दिखाई दे रही है ये 8 से 25 इंच तक होती है। नर अपने तय क्षेत्र में यानी टेरिटरी में रहते हैं, और इनके सींग की कॉस्ट जो है, इसका अवैध व्यापार होने का एक बहुत बड़ा कारण है इसके सींग का व्यापार। इसके सींग का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसका शिकार, अवैध शिकार अमूमन होता है, क्योंकि मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है इसका सींग। अब इसके वजह से कई बार एक टेक्निक ये अपनाई गई कि इसका सींग काट दिया जाए, जिससे कि इसका अवैध व्यापार जो है वो रुके, इसका अवैध शिकार रुके। लेकिन सींग काटने से इसका जो स्वभाव है वो और ज्यादा एकाकी हो जाता था, और ये अपनी टेरिटरी में भी बहुत ज्यादा संकुचित होने लगा था। आहार की अगर बात करें मुख्य रूप से तो ये घास पर पत्ते, शाखाएं या जलीय पौधे खाते हैं, तो ये घास पर आधारित होता है, ज्यादा से ज्यादा चरने की प्रवृत्ति इसकी होती है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसके संरक्षण की स्थिति आप देखेंगे तो IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल के अंतर्गत यह आता है। इसके अलावा साइट्स के परिशिष्ट वन में भी आता है। साथ साथ और किस श्रेणी में सम्मिलित है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि कई बार इस विषय में बताया जा चुका है। अब देखिए प्रमुख खतरा क्या था। प्रमुख खतरा इसके सींग के कॉस्ट की वजह से क्या था, इसका अवैध शिकार था, और साथ साथ इसका आवास जो है, हैबिटेट जो है वो भी लॉस हो रहा था, आवास भी नष्ट हो रहे थे। तो ये प्रमुख कारण थे। अब इसको लेकर चिंता हुई, इसके लिए प्रयास हुआ, तो IUCN जो आपकी ट्रैफिक रिपोर्ट है इसका सार क्या है, इस पर आते हैं। इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, तो देखिए इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो ये कहा गया है कि अफ्रीकन एंड एशियन राइनोसोरस स्टेटस कंजर्वेशन एंड ट्रेड, यानी कि इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है, संरक्षण और इसके व्यापार के विषय में, इसकी स्थिति, संरक्षण और व्यापार के विषय में ये रिपोर्ट है, इसी पर ये केंद्रित है। अब इसमें 3 विशेषज्ञ समूह शामिल हैं। कौन कौन शामिल है तो अफ्रीकन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप है, एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप है और ट्रैफिक है। इनके माध्यम से ये रिपोर्ट आई है। इसका निष्कर्ष क्या है मेन रूप से, तो निष्कर्ष ये है कि ये कहा जा रहा है कि चाहे भारत हो या नेपाल हो, इन दोनों देशों में अच्छी स्थिति का कारण क्या है। अच्छी स्थिति का कारण बताया गया फोकस्ड प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी, यानी कि केंद्रित संरक्षण रणनीति से भारत और नेपाल में गैंडे की स्थिति बेहतर हुई है। अब देखिए फोकस्ड प्रोटेक्शन यानी केंद्रित संरक्षण में होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि गैंडों के प्रमुख क्षेत्रों में आपने अधिक सुरक्षा बढ़ा दी, वहां पर उनको बेहतर उपकरण की मदद से आपने उनका मॉनिटरिंग ठीक से किया, या हम कह सकते हैं कि वहां पर ज्यादा फोकस करने की वजह से अगर उसके अवैध व्यापार में वृद्धि देखी जा रही तो आपने कानूनी तरीके से जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकस्ड प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी आपने अपनाया, यानी कि पूरी तरह से केंद्रित है किसके ऊपर, गैंडों के संरक्षण के ऊपर। अब ये दोनों स्थिति की वजह से भारत और नेपाल में जो है गैंडे की जनसंख्या में
न सिर्फ इनके अवैध शिकार में स्थिरता देखी गई बल्कि इनकी संख्या जो है उसमें वृद्धि भी देखी गई है, जो आगे आपको इसमें दिए गए आंकड़ों से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अब 2007 से आप देखेंगे जो शिकार की घटनाएं इनकी थी उसमें निरंतर गिरावट आ रही थी। हालांकि अभी खतरा बना हुआ है लेकिन फिर भी जो कानूनी प्रवर्तन है वो इसमें काफी मददगार साबित हो रहा है, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट में सुधार की वजह से ये काफी बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखिए गैंडा आबादी के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो देखिए मार्च 2025 तक का आंकड़ा बता रहा है कि मार्च 2025 में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 4075 ये बड़े एक सींग वाले गैंडों की संख्या बताई जा रही है, जिसमें कि भारत में 3323 और नेपाल में 752 है, जो कि अगर तुलना करें कॉप 19 के समय 2022 के समय जो संख्या बताई गई थी वो क्या थी, तो वो थी आपकी टोटल संख्या थी 4014, यानी कि 4075, यानी कि इसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो 61 की वृद्धि आपको दिखाई दे रही है। वहीं 2007 से अगर अब तक आप देखेंगे तो भारत में अगर ये संख्या आप देखेंगे 2007 में 2150 थी, जो कि अब बढ़कर 3323 हो गई है 2024 के आंकड़े को अगर देखें। नेपाल में यही संख्या 413 थी 2007 में, जो कि बढ़ के 752 हो गई है 2024 में। तो इस तरह से इनकी संख्या में जो वृद्धि आपको दिखाई दे रही है वो तो आपको दिखाई दे ही रही है, इनके संरक्षण के लिहाज से दिखाई दे रही है, लेकिन शिकार भी इनका जो हो रहा था उसको भी जो आंकड़े अगर आप देखेंगे, यानी कि पोचिंग जो हो रहा था इनका, उसमें आप देखेंगे तो जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में भारत में केवल 9 गैंडों का ही अवैध शिकार हुआ है। इसका मतलब कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है कहीं ना कहीं उसकी भूमिका अहम रही है। वहीं नेपाल में 4 गैंडों का अवैध शिकार हुआ है। तो दोनों ही देशों में अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। नेपाल का विशेष मामला अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2022 से 30 अप्रैल 2025 तक आप देखेंगे वहां पर चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर 52 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। इसका मतलब कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है या वहां पर कानून का जो शिकंजा है वो कसा है। 7 आपराधिक मामले दर्ज हुए, 33 लोग नामजद किए गए हैं। इसका मतलब कि पहले अगर इस दिशा में इस तरह के आंकड़े नहीं आ रहे थे, ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि ये मामले जो ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, ज्यादा कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब कानूनी शिकंजा कसा गया है। अब कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखाई दे रहा है। कैसे बेहतर हुए परिणाम, तो बेहतर में जो लॉ इन्फोर्समेंट है यानी कि कानून का प्रवर्तन है, कानून का लागू होना है, वो महत्वपूर्ण हो गया है। अपराध रोकने में, अपराधियों को पकड़ने में और उन पर मुकदमा चलाने की जो व्यवस्था है, भारत और नेपाल दोनों ही जगह ये तेज हुई है। अब देखिए भारत और नेपाल में अगर आप देखेंगे जो जांच प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया में यानी कि इन्वेस्टिगेशन है, उसके तरीके बेहतर हुए हैं। पहले यह था कि इन्वेस्टिगेशन ही ठीक से नहीं होता था। अब इन्वेस्टिगेशन ठीक से न होने की वजह से क्या होता था, जैसे कि हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक नहीं थी। अब क्या है कि फुटप्रिंट देख लेंगे, कैमरे की फुटेज देख लेंगे, जीपीएस आपका लोकेशन देख लेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो तरीके अत्याधुनिक। साथ ही साथ जो मुकदमा चलाने की क्षमता है यानी प्रोसिक्यूशन कैपेसिटी, वो भी बढ़ी है। पहले हमारे पास पर्यावरण के जानकार वकील नहीं थे, इनकी संख्या बढ़ी है इन दोनों ही देशों में। पैरवीकार बढ़े हैं। साथ साथ इस दिशा में जो विशेष तौर पर जो गवाह होते थे, गवाहों के एब्सेंस की वजह से कई बार मुकदमा खारिज हो जाता था। तो अब देखेंगे आप गवाहों को सुरक्षा भी दी जा रही है, तो प्रोसिक्यूशन कैपेसिटी बढ़ी है, ये भी एक कारण है। और सख्त सजाओं से अपराधियों में डर बढ़ा है, जैसे कि मिनिमम आपको 15 साल की सजा हो रही है नेपाल में। साथ ही साथ बहुत बड़ा आर्थिक दंड, लाखों रुपए का आर्थिक दंड लग रहा है। तो इसका मतलब कि अगर इस तरह की सजा होगी तो जो अवैध शिकारी है उनके अंदर एक मैसेज जाएगा कि इस सजा से कड़ा प्रावधान होने से उनके अंदर एक भय का वातावरण बनेगा। तो हम कह सकते हैं जांच का तरीका बेहतर होना, मुकदमे चलाने की क्षमता बेहतर होना, सख्त सजाओं से अपराधियों में डर बनना, ये तीनों ही वजह से भारत और नेपाल में परिणाम बेहतर दिखाई दिए हैं। अब देखिए संरक्षण के प्रयास की बात अगर करें तो पहले भी संरक्षण के जो प्रयास हुए हैं एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो 5 गैंडा क्षेत्र विशेष तौर पर जो भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया है, यहाँ पर एशियाई गैंडों की एक नई दिल्ली घोषणा 2019 पर हस्ताक्षर किया गया था। एक प्रयास ये भी था, आप अपने उत्तर लेखन में इसको मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी गैंडों की डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए भी डीएनए प्रोफाइल भी मेंशन कर सकते हैं, एक परियोजना शुरू की हाल ही में। इसके अलावा राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति भी 2019 में एक बड़े सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया, ये भी एक प्रयास रहा। साथ ही साथ भारतीय गैंडा विजन 2020 ये था, जो कि 2005 में शुरू हुआ था, कि इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था कि 2020 तक जो गैंडे हैं, विशेष तौर पर असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में, वहां पर जो एक सींग वाला जो गैंडा है, विशेष तौर पर जो भारतीय गैंडा है, उसकी आबादी को 3000 तक बढ़ाना एक लक्ष्य रखा गया था। तो पहले भी ये प्रयास हुए हैं, लेकिन इन दिनों जो ये
आपको इस रिपोर्ट में बात कही गई है वो विशेष तौर पर इनके मॉनिटरिंग, इनके सर्विलांस और कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर ये एक बेहतर आंकड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से सुखद परिणाम देखने को आगे और भी मिल सकते हैं। अब इसमें भविष्य की चुनौतियां क्या हैं? तो भविष्य की चुनौतियों में सबसे बड़ी जो चुनौती आपको दिखाई दे रही है कि देखिए, गैंडों का शिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर गैंडों का शिकार अभी हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ा कदम क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा कदम हो सकता है सस्टेनेबल फंडिंग, यानी कि सतत वित्त पोषण। अगर इनके संरक्षण के लिए, इनके मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलांस के लिए अगर भारी हमको अत्याधुनिक चीजों की जरूरत है, ड्रोन की आवश्यकता है, कैमरों के जाल की आवश्यकता है, विभिन्न उनको क्षेत्रों में बांटने की जरूरत है, या हम कह सकते हैं कि वहां पर पेट्रोलिंग की ही जरूरत है, तो इसके सब चीजों के लिए आपको क्या जरूरत है? सारी चीजों के लिए अगर कोई योजना आप चलाते हैं तो आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो सतत वित्त पोषण, यानी लगातार अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उसको वित्त पोषण होता रहे, जिससे कि वो कार्यक्रम बीच में न रुके। तो हम कह सकते हैं संरक्षण कार्य के लिए लगातार भरोसेमंद फंड की जरूरत है, सस्टेनेबल फंडिंग को बढ़ाए रखने की जरूरत है। ये एक हमारे सामने चुनौती जरूर है। खासतौर पर अगर आप देखें तो इंडोनेशिया का उदाहरण लें, वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। जावन गैंडे की स्थिति देख लें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है, अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में है। सुमात्राई गैंडे को देख लें, केवल इसकी संख्या 80 ही बची है। तो ऐसी दिशा में हम कह सकते हैं कि अभी अन्य जगहों पर भी इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल फंडिंग है उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है फ्रीडम सेल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण छूट, जो कि है 50% तक की छूट, और ये छूट उपलब्ध होगी 14 अगस्त तक। इस छूट के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है? तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध जितने भी ऑनलाइन कोर्स, पेनड्राइव कोर्स, टेस्ट सीरीज हैं, उस पर 50% तक की छूट मिलेगी। साथ ही साथ बुक्स पर आपको 25% तक की छूट मिलेगी। और इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। 8750187501 इस नंबर पर कॉल करके विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, 14 अगस्त तक ही इसका लाभ आप उठा सकते हैं, तो देरी न करें। और अंत में हमारी अभ्यास प्रश्न की है, और आज का अभ्यास प्रश्न है राइजोटोप प्रोजेक्ट की शुरुआत किस देश में हुई है? भारत, केन्या, दक्षिण अफ्रीका या नेपाल? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।